हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पर रह करके अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करोगे। हालांकि बहुत सारे बच्चे अपने कॉलेज भी जा रहे हैं और कॉलेज जाना भी जरूरी है। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, एडमिशन उनका हो रखा है लेकिन वो एग्जाम टाइम में अपना पेपर देने जाएंगे, लेकिन भैया कुछ तो पढ़ लो। तो उसी के लिए हम यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि हमारा यहाँ पर बैक्टीरिया चल रहा था, उस बैक्टीरिया के कंटिन्यूअस प्रोसेस में अपन लोग आज डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के अंदर किस तरीके से जनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के अगर आपको टॉपिक को पढ़ना है या इसको डिटेल में समझना है तो उसके लिए मैंने अलग से पढ़ा हुआ है आपके मेन वाले चैनल पे, SRBSC क्लासेस पे, वहां पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर आपके सिलेबस में जितना दिया हुआ है मैं उतना ही यहां पर डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या डिटेल में नहीं जाऊंगा जिससे आपको क्लास बोरिंग नहीं लगेगी और आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड ही तैयारी कर पाएंगे। बट मेरे तो दिमाग में रहता है ना कुछ एक्स्ट्रा बताने का, तो वो मैं यहां पर करूंगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास हमारी आज की बड़ी मजेदार होने वाली है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा भाई। तो हम बात करने वाले हैं आज किसकी? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की। ओके, तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसको समझना है। तो देखिए लिखा हुआ है बैक्टीरिया एसेक्सुअली बाइनरी फिशन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन से और सेक्सुअली कॉन्जुगेशन से प्रजनन करते हैं। पहली बात तो आपको क्लियर हो गई कि जो बैक्टीरिया है बच्चों, ये बैक्टीरिया जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये दो तरीके से करते हैं। एक तो ये एसेक्सुअल फॉर्म में करते हैं, दूसरा ये सेक्सुअल फॉर्म में करते हैं। एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कहने का मतलब होता है यहां पर कोई दो बैक्टीरिया आपस में मिलकर के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि कोई एक अकेला ही बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करेगा, कुछ ऐसे फॉर्मेशंस करेगा जिससे ये एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया, तीन बैक्टीरिया, चार बैक्टीरिया में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं? वहीं अगर हम बात करते हैं सेक्सुअली यानी लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में हमेशा और हमेशा दो अलग अलग स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया आपस में मीट करेंगे, इनके बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा और एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बच्चा? एक्सचेंज होगा। यानी कि जेनेटिक मटेरियल अगर एक्सचेंज हो रहा है दो किन्हीं बैक्टीरियाओं के बीच में या दो मेंबर्स के बीच में, ऐसे जनन को या ऐसे ट्रांसमिशन को हम लोग सेक्सुअली फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और जहां पर किसी भी तरीके का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है कोई एक सेल है, उस सेल ने ही अपने अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर लिया, चेंजेस कर दिया और एक सेल से दो सेल यहां पर बन गया। तो भैया क्या बताइए यहां पर क्या किसी भी सेल ने क्या जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया? नहीं किया। जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं हुआ लेकिन फिर भी विदाउट जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ? दो सेल यहां पर बैक्टीरिया के बन गए, है ना, टू डॉटर बैक्टीरियल सेल फॉर्म हुई है। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, और भी तरीके से होता है लेकिन यहां पर दो मेजर है। एक तो बाइनरी फिशन, बैक्टीरिया में क्या होगा? बीच से कट लगेगा, फरो होगा जिससे दो बैक्टीरिया बन जाएंगे। और एंडोस्पोर फॉर्मेशन, दैट मींस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो पहले कंसिस्ट होगा, बहुत ज्यादा इकट्ठा होगा और एक स्पोर का फॉर्मेशन कर देगा जिसका नाम होता है एंडोस्पोर। ठीक है, ये एंडोस्पोर फेवरेबल कंडीशन में आकर के जर्मिनेट करेगा, या मैं यूं कहूं कि उस कंडीशन में आकर के ये फिर से एक नए बैक्टीरिया को जन्म दे देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया। तो बैक्टीरिया दो तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, एक तो एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल की बात करेंगे तो बाइनरी फिशन और एंडोस्पोर, और सेक्सुअल की बात करेंगे तो कॉन्जुगेशन मेथड। दैट मींस यहां पर दो बैक्टीरिया होंगे इस तरीके से और इन दो बैक्टीरिया के बीच में इस तरीके से ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड दिस ट्यूब इज नोन एज कॉन्जुगेशन ट्यूब। इसको क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलेंगे। और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से इसका जेनेटिक मटेरियल इधर और इसका जेनेटिक मटेरियल इधर ट्रांसफर होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है बाइनरी फिशन में एक सेल दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाती है। ये भी बात याद रखिएगा कि भैया जब बाइनरी फिशन होगा तो इसमें जो एक सेल होगा वो जेनेटिकली मतलब जीन सेम होंगे। भाई जो जीन इसके अंदर है, ठीक है, जो जीन यहां पर मान लो कोई एक ए जीन है तो वो ए जीन यहां भी होगा और यहां भी होगा, है ना। तो दो बैक्टीरिया यहां पर बना तो जेनेटिकली क्या है? ये सभी के सभी एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, एक जैसे ही हैं, है ना। और ऐसी सेल्स को हम कहते हैं क्लोन। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे की बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इस प्रक्रिया में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम सबसे पहले क्या करेगा? अपनी कॉपी बनाता है, यानी कि जो
ये जो प्रोसेस हो रहा है बाइनरी फिशन, इसको डिटेल में ना पढ़ा करके मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूं, तो आपके लिए अच्छा है। तो कॉन्जुगेशन में, सॉरी, बाइनरी फिशन में क्या होगा कि एक जो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होगा, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, जो जिसको डीएनए भी हम कह रहे हैं, है ना, ये डुप्लीकेट करता है और डॉटर क्रोमोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाते हैं या जुड़े होते हैं। तो यहां पर ये डुप्लीकेट करेगा और डुप्लीकेट करने के बाद में क्या करेगा भाई, पहली बात तो यू बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है ना, यहाँ पर मैंने डीएनए बनाया था इसको, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, लाइक, ठीक है। तो क्या करेगा, सबसे पहले डुप्लीकेट करेगा और जो डॉटर वाले डीएनए होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरीके से जुड़ जाएंगे। जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल बढ़ता है, अब जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल इलोंगेट करेगा, क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, अलग हो जाएंगे और अंततः उनके बीच क्रॉस वॉल बनता है। और इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस वॉल बनेगा, जिससे पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में विभाजित हो जाता है। तो जैसे जैसे होगा, अब जैसे मान लो ये यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर ये पहले इस तरीके से था, अभी क्या होगा इस कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर डिवाइड हुआ इस तरीके से, ये डीएनए अलग अलग, डॉटर डीएनए अलग अलग या क्रोमोसोम अलग अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जुड़ा है। तो जैसे जैसे ये खिंचेगा, है ना, खिंचाव आएगा इसमें, जब खिंचाव आएगा तो डीएनए ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और इनके बीच में नीचे से ऊपर की तरफ, याद रखिएगा इस तरीके से, नीचे बी सेंटर से नीचे की तरफ, सेंटर से नीचे की तरफ वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और दो बैक्टीरियल सेल का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही बात कही गई है कि जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल बढ़ता है, ग्रोथ करता है, क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं और अंत में क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है बेटा, दो जो डॉटर सेल्स हैं बैक्टीरिया की वो बन जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि जो अनफेवरेबल इकोलॉजिकल कंडीशंस में, भाई जिस कंडीशन में रह रहा है उस कंडीशन में मान लो कोई एक ऐसी कंडीशन आ गई है जो इसके लिए ही नहीं है। अनफेवरेबल कंडीशन कहने का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थितियां, है ना, और इकोलॉजिकल कहने का मतलब हो गया कि भैया हमारे इकोसिस्टम में ही तो बैक्टीरिया है, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो हर जगह अलग अलग वातावरण होता है और अलग अलग वातावरण अलग अलग तरीके से, किस तरीके से ये अपने आप को उस वातावरण में ढालेगा, उसमें सरवाइव करेगा, उस लेवल की बात यहां पर हो रही है। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म अपना एग्जिस्टेंस इस अर्थ के ऊपर बनाए रखना चाहता है और उसको बनाने के लिए वो तरह तरह के परिवर्तन करता है, तरह तरह के अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करता है, जिससे वो आने वाली फ्यूचर की जो परिस्थितियां हैं उनमें भी अपने आप को सरवाइव कर सके, ढाल सके। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल वही बात यहां पर हो रही है कि अनफेवरेबल इकोलॉजिकल कंडीशंस में कई बैक्टीरिया, जैसे मैं बात करता हूं क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की, बैसिलस बैक्टीरिया की, ये क्या करते हैं, अपना स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। मतलब ये जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में जो साइटोप्लाज्म और जीन और जेनेटिक डीएनए वगैरह है, ये सब इस तरीके से स्पोर्स के रूप में बन जाता है ना। ये क्या है बेटा, स्पोर्स के फॉर्म में ये यहां पर एकत्रित हो गया। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, है ना, ये स्पोर्स जनरेट करके बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। तो लिखा हुआ है जैसे क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस स्पोर्स बनाते हैं और ये स्पोर्स रिप्रोडक्टिव यूनिट्स नहीं होते, ये स्पोर रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं है, इसको समझने, रिप्रोडक्टिव यूनिट कहने का मतलब समझ रहे हो, स्पर्म और एग नहीं है कि बाद में स्पोर्स निकल करके आपस में मिल करके वो वाला कंडीशन नहीं है, ये डायरेक्ट बैक्टीरियल सेल में चेंज हो जाएगा। तो ये बात यहां पर क्लियर की गई है कि स्पोर्स रिप्रोडक्टिव यूनिट्स नहीं होते हैं, बल्कि एक इनएक्टिव स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब ये उस कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म में है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगे ये स्पोर्स रिलीज होंगे और हर एक स्पोर्स एक नए बैक्टीरिया में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है एंडोस्पोर फॉर्मेशन में, जब एंडोस्पोर फॉर्मेशन हो रहा है तब जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल होगा, यानी इसके अंदर का जितना भी मटेरियल था वो, है ना, इसका हिस्सा क्रोमोसोम और साइटोप्लाज्म के चारों ओर एक इम्परमिएबल कोट या सिस्ट वॉल बनाता है। इम्परमिएबल मतलब ऐसी कोट या ऐसी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको भेदना मुश्किल है नेचुरल फॉर्म में, है ना, इसको भेदना यहां पर क्या बेटा मुश्किल है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बाकी का सेल डीजनरेट हो जाता है। अब देखिए इम्परमिएबल कोट का फॉर्मेशन या सिस्ट का फॉर्मेशन कर दिए और बाकी का जो सेल रहेगा, बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा वो क्या करेगा, डीजनरेट कर जाएगा। और ये स्पोर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। ये स्पोर्स कैसे होते हैं बेटा, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब इनके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी उपापचयी क्रियाएं नहीं चल रही होती है। इस बात को ध्यान पूर्वक से याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन कठिन तापमान, यानी कि जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा, पीएच
इनके लेवल का नहीं होगा, है ना। और ड्राफ्ट जैसी कंडीशन में, सूखी हुई, मतलब कोई ऐसी कंडीशन आ गई, मतलब सूखा पड़ गया, उस कंडीशन में जीवित रह सकते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स क्या है बेटा, ऐसी कंडीशंस में आसानी से जीवित रह सकते हैं, इस बात को याद रखना। अच्छा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, इसमें ये स्पोर्स पानी सोख लेते हैं, पानी का एब्जॉर्प्शन करेंगे और मेटाबॉलिकली क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके क्या करेंगे भैया, एक नए बैक्टीरियल का फॉर्मेशन कर देंगे। समझ में आ गया ना, यहां पर इतना समझे। नेक्स्ट हमारा है बैक्टीरियल कंजुगेशन। अब देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। किसका मेथड है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है बैक्टीरियल कंजुगेशन। क्या कहता है कि बैक्टीरियल कंजुगेशन सबसे सरल और ज्ञात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रूप है। ये बहुत ही सिंपलेस्ट है ना, बहुत ही सिंपलेस्ट और नोन, यानी कि हम जानते हैं इसके बारे में, ये मेथड वो है। इसे पहली बार ई कोलाई में लेडरबर्ग और टाटम ने 1946 में देखा था। अब सबसे पहले और सबसे बढ़िया मेथड है ना, तो इसको खोजा भी होगा किसी ने, तो किसी ने खोजा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहां खोजा गया, तो ई कोलाई, एशेरिचिया कोलाई में देखा गया। दूसरी बात, किसने खोजा, तो लीडरबर्ग और टाटम ने खोजा। कब खोजा, तो 1946 में खोजा था, देखा था, ठीक है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, तो इस प्रक्रिया में एक एफ पॉजिटिव जो कि डोनर के रूप में काम करता है, एफ पॉजिटिव है तो डोनर होगा, दैट मींस के बाद जीन होगा। एफ पॉजिटिव डोनर बैक्टीरियम पुरुष के समान, जैसे ह्यूमन बींग्स में मेल करता है उसके जैसा ही डीएनए या प्लाज्मिड का एक टुकड़ा जिसमें फर्टिलिटी या एफ जीन होता है। समझिए, एकदम स्पर्म्स की तरह काम कर रहा है। जैसे मेल अपने स्पर्म्स को फीमेल ओवरी तक पहुंचाने का काम करता है, फीमेल मतलब ओवरी कहने का अर्थ यही हो गया, एम्पुला फेलोपियन ट्यूब, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो यूट्रस कहूं तो ज्यादा अच्छा है, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने का काम कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही यहां पर एक एफ पॉजिटिव वाला, ठीक है, बैक्टीरियल सेल अपने एक छोटे से फ्रेगमेंट को प्लाज्मिड के रूप में, है ना, किसके रूप में बेटा, प्लाज्मिड के रूप में, या डीएनए को किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। इस टुकड़े का, इस फ्रेगमेंट को पहुंचाने का काम करेगा, और जो फ्रेगमेंट होगा ये कैसा होगा बेटा, फर्टाइल होगा, दैट मींस इसके अंदर कुछ चेंज करने की क्षमता होगी, सीधी बात है। ये एफ जीन जो है, ये एफ जीन जो है एफ नेगेटिव यानी कि रेसिपिएंट, ये तो डोनर हो गया, ये क्या हो गया बेटा, डोनर, दाता दे रहा है, और रेसिपिएंट मतलब लेने वाला, ग्राही, तो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, है ना, बैक्टीरियम जो महिला के समान को पास करता है ना, फीमेल लाइक बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेगा विद हेल्प ऑफ कंजुगेशन ट्यूब। अच्छा देखिए आगे लिखा हुआ है, डोनर का जो प्लाज्मिड होता है वो सेक्स पिलस के जरिए, है ना, सेक्स पाइलस या सेक्स पिलाई या सेक्स पिलस के जरिए रेसिपिएंट में जाता है। कहां जाएगा, जो रिसीव करने वाला है उसके थ्रू जाएगा, और कंजुगेशन के बाद रेसिपिएंट के प्रोजेनी डोनर के कुछ गुण प्रदर्शित करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब कंजुगेशन हो रहा है तो उसके बाद में क्या होगा, है ना, जो रेसिपिएंट है, जो रेसिपिएंट, जो रिसीव करने वाला है, वो प्रोजेनी डोनर, जिसने, ये तो डोनर था, इसने क्या किया, अपना जीन ट्रांसफर किया। अब प्रोजेनी डोनर कहने का मतलब जो उसके अंदर, यानी इस बैक्टीरियल सेल के अंदर, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर जो प्रोजेनी डेवलप हो रहे होंगे, जो बैक्टीरियल सेल डेवलप हो रहे होंगे, ये बैक्टीरियल सेल डोनर के जैसा ही क्या करेगा, बिहेव करेगा, इसके अंदर उसके जैसे कैरेक्टर आ गए होंगे, ठीक है। इस प्रकार बैक्टीरियल कंजुगेशन एक नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन बनाने का माध्यम होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन बनाने का माध्यम होता है जो प्रोजेनी में एक्सप्रेस होते हैं, जो प्रोजेनी में क्या होता है बेटा, एक्सप्रेस होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो यहां तक क्लियर हुआ सभी को। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई हमारे बैक्टीरियल सेल के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। देखिए मैंने डिटेल में यहां पर आपको नहीं ले गया हूं, विद डायग्रामेटिक ढंग से आपको समझाने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि ये इतना खास नहीं है, एग्जाम से रिलेटेड पूछा नहीं जाता है, आएगा भी तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप डेफिनेटली उसको पढ़ लीजिएगा हमारे मेन चैनल पे जाकर के, या डालिएगा सीधे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बाय सुमित राणा सर, तो आ जाएगा, मैंने पढ़ा रखा हुआ है ना। पुरानी वीडियोस आएंगी उनको देख डालिएगा, उसमें तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको और भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में फटाफट आपको समझाने का प्रयास किया, जो थॉट लिखा है, जो यहाँ पर थ्योरी लिखी है, उसको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा अच्छे से, और ये थ्योरी बड़ी अच्छी है आपकी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी कभी 2 नंबर या 3 नंबर में रिप्रोडक्शन अगर पूछा जाता है तो आप इतना अगर लिख देते हैं ना तो सफिशियंट है, और नंबर एग्जामिनर की हिम्मत नहीं काट दे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों
नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।